हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनी एंड क्रेडिट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी और क्रेडिट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक ब्रीफ कर देता हूँ। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, इंक्लूडिंग सेकेंडली हम लोग देखेंगे वाटर सिस्टम क्या होता है एवं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। फिर हम देखेंगे डिपॉजिट विद बैंक, डीडी क्या होता है, डीडी के बारे में समझेंगे, लोन एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे, क्रेडिट के बारे में देखेंगे एवं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में देखेंगे, कोलेटरल देखेंगे कि कोलेटरल क्या होता है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से हम जो क्रेडिट रहता है, जो लोग जो वॉरो करते हैं लैंडर से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसके साथ में हम लोग देखेंगे ग्रामीण बैंक्स के बारे में समझेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के हम लोग आज पूरे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मनी का और मनी के साथ में क्रेडिट का। तो मीनिंग ऑफ वाटर सिस्टम का मैं आपको एंशिएंट टाइम में जाके बता देता हूँ भाई। पहले के समय में ऐसा करेंसी या इस तरह की कोई भी जो कागज़ की करेंसी आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है, अल्टीमेटली इस तरह की कोई भी मुद्रा हमारे यहाँ पे प्रचलन नहीं था। हालांकि अगर हम लोग पहले के समय में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के प्रूफ्स हमें मिले हुए हैं, चाहे वो इंडस वैली की बात हो या इंडस के बाद की बात हो। अलग अलग एम्पायर ने अपने अपने नाम से सब ने अलग अलग सिक्के चलाए हैं। किसी ने कुछ अलग अलग प्रकार की कौड़ी दौड़ी, उसके बाद रुपया पैसा, अलग अलग समय में अलग अलग नाम से हम लोग करेंसी को जानते हैं। अल्टीमेटली जो मनी होता है वो मनी क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यह एक विनिमय का माध्यम है जिसके तहत लोग एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली जो टर्म है मनी, उसको हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। अब भाई वाटर सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे तो वाटर सिस्टम में पहले क्या होता था भाई, लोग क्या करते थे, सामान से एक्सचेंज करते थे। लाइकवाइज जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक क्लॉथ वाला, जैसे एक फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर ने फसल उगा दी वीट। अब उसने वीट उगा दी है, तो अब उसको वह किसी के पास जाता है और उसको क्लॉथ खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा, वीट अपने एक्सचेंज कर लेगा क्लॉथ के बेसिस पे। तो वो उसको अपना वीट दे देगा और उससे क्लॉथ ले लेगा और वीट को मीडियम बना देगा एक्सचेंज का। बट अगर हम लोग देखें तो इसमें एक समस्या आती है जो कि वाटर सिस्टम का ड्रॉबैक भी है, जिसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है कि आवश्यकताओं की दोहरा संयोग। इसमें क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए वाटर सिस्टम में मुझे जैसे मैंने उससे क्लॉथ ले लिया, उसको वीट दे दिया, अगर उसको वीट नहीं चाहिए होता तो अल्टीमेटली क्या होता, ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली कुछ ड्रॉबैक भी थे इस तरह के सिस्टम के, क्योंकि ये जो वाटर सिस्टम या इस तरह का जो भी सिस्टम था ये तभी पॉसिबल हो पाता था जब दोनों ही पार्टीज़ को जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे की म्यूचुअल कंसर्न से क्लियर हो, तभी ये सिस्टम पूरी तरह से वर्क कर पाता था। तो हम लोग देखते हैं वाटर सिस्टम, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को बदल देना, यही है वाटर सिस्टम। ठीक है, अ पर्सन गिव्स हिज सरप्लस गुड्स एंड गेट इन रिटर्न द गुड्स ही नीड। ठीक है, जो उसका ज़्यादा एक्स्ट्रा होता था तो वो एंशिएंट टाइम में वो दे देता था। अगर हम लोग प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ पे जो रुपी है, जो कि एक करेंसी है, जो हमारा जो गवर्नमेंट बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो 1935 में बना था, वो बैंक ही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस पे उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से करेंसी को प्रिंट करके पूरे इंडिया में सर्कुलेट करता है और हम लोग उसी को मीडियम बना के एक्सचेंज करते हैं चीज़ों के थ्रू। ऐसा जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बीबर गिव्स क्लॉथ टू द फार्मर को उसने क्लॉथ दे दिया और रिटर्न में उसने वीट ले लिया, ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है। भाई डीमेरिट और ड्रॉबैक देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाटर सिस्टम का जो ड्रॉबैक है वो खुद अपने आप में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या कहता है कि भाई जब जो इंसान है ये वाटर सिस्टम तभी कर पाएगा ना जब दोनों की वो नीड होगी और दोनों ही एक दूसरे से सामान लेने के लिए तैयार होंगे। अगर दोनों ही एक दूसरे से सामान लेने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं ये वाटर सिस्टम नहीं हो पाएगा। इसके बाद एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का मीडियम नहीं है, लाइक वाइज वीट हो गया या कोई भी स्टैंडर्ड मीडियम है वो नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं
लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट की समस्या यहाँ पे आती है भाई, विलंबित पेमेंट रहते हैं भाई। जैसे मैंने किसी से बोरो किया, बोरो करने के बाद मैंने उसको टाइम पे नहीं दिया, तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना किसी से बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस तरह में क्या होता है कि फ्यूचर में लोग पेमेंट नहीं करते हैं, उससे ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, तो उसकी वजह से समस्याएँ आती हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ इन स्टोरिंग वेल्थ। और भाई ये पॉसिबल नहीं है पीपल के लिए कि वो वेल्थ को स्टोर कर सके फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टू कीप इन लॉकर्स। चीज़ों को हम लोग पॉसिबल नहीं होता कि लॉकर्स में सेव करके रखें। लेक ऑफ डिविजिबिलिटी, एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ सब डिविजन्स का एब्सेंस होता है। लेक ऑफ डिविजिबिलिटी इन सम थिंग्स मेक्स वाटर सिस्टम इम्पॉसिबल। अगर भाई किसी भी चीज़ में जो वाटर सिस्टम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी डिविजिबिलिटी है तो उसमें वाटर सिस्टम क्या होता है, कहीं ना कहीं जो वाटर सिस्टम रहता है वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मनी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन द रिपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपने जिस तरह की जो सर्विसेज ली हैं, सारी चीज़ें सर्विसेज ली हैं, या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की है, तो उसके ऑन बिहाफ आपको क्या होगा, मनी देते हैं लोग। मतलब मनी देने से आपने जो उन्होंने आपसे सर्विसेज ली हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ की है, उसके एक्सचेंज में वो आपको देते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड करके दिया है, और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। उसके बाद देखते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी भी एक मुद्रा का विनिमय का साधन है, जिससे हम अपने रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर पाते हैं। परफॉर्म करने के साथ साथ में मनी क्या करता है, इंटरमीडिएटरी किसी भी प्रोसेस में एक्सचेंज की में एक्ट करता है। मनी एज अ मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू, वैल्यू की भी एक मेजर यूनिट है। कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को कैन बी ईजिली एक्सप्रेस्ड ईजिली इन सिंगल यूनिट कॉल्ड मनी। गुड्स और सर्विसेज को हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मनी के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं मनी जो है वो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मनी जो गवर्नमेंट जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, उसको कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज एंड परचेज ऑफ गुड, ठीक है। मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी मेक्स बोरोइंग एंड लैंडिंग प्रोसेस ईजियर। ये क्या करती है, लेने देने की जो प्रोसेस होती है उसको आसान बनाती है। और ये क्या करती है, मनी इज़ द लिंक विच कनेक्ट द वैल्यू ऑफ टुडे एंड फ्यूचर। मनी क्या करती है, आज की और फ्यूचर की जो लिंक होती है उसको कहीं ना कहीं जोड़ती है। और यह एक ऐसी भी वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है। मॉडर्न फॉर्म्स में भाई सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं, एक तो क्या है, करेंसी है। करेंसी के साथ साथ में क्या है, डिपॉजिट विद बैंक है। तो करेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के माध्यम से छापती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो डिपॉजिट में हमें सबसे पहले आता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के बाद आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट क्या क्या है। इनके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। करेंसी, भाई हम लोग पहले के ज़माने में अगर जाएंगे तो करेंसी जो रहती थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग प्रकार से बनाई जाती थी। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई उसने 1 रुपये का कॉइन इशू करना स्टार्ट किया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू रेट 1000 नोट्स को इशू किया आरबीआई ने, ठीक है। इन इंडिया नो अदर इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन, भाई पैसा और किसी को छापना हमारे देश में अलाउ नहीं होता है। और इसके साथ में जो इंडिया है इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन करेंसीज को इशू नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर करेंसी को इशू करेगा तो वो आरबीआई करेगा ऑन किसके ऑन बिहाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन बिहाफ। और उसको क्या कहते हैं, लीगल टेंडर मनी। और उसको कहते हैं लीगल टेंडर मनी because it is legally sanctioned as a medium of exchange and no one can refuse to take this money। और भाई जो पैसे होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पे करने के लिए। डिपॉजिट विद बैंक, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जिसके पास अगर सेविंग्स अपनी सरप्लस में रहती है तो वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। और डिपॉजिट करने के बाद जब भी उसको लाइफ में आगे ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको यूज़ करता है। तो बैंक क्या करता है, जो पैसा अपने पास रखता है उस पैसे को वो क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ में उस जो व्यक्ति जिसने डिपॉजिट किया है उसको बाद में देता है। और इंटरेस्ट और उसको अपने साथ में जो पैसा उसका बैंक में रखा है उसकी सेफ्टी की कंडीशंस भी वो देता है। टर्म्स डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉल ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर विच डिपॉजिट हैज़ बीन मेड। भाई टर्म की बात हम करेंगे डिपॉजिट की, तो भाई वो क्या रहता है, कुछ जैसे फिक्स डिपॉजिट हम लोग कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट फॉर सम टेन्योर, कुछ टेन्योर के लिए हम फिक्स डिपॉजिट जो कर देते हैं उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि वो फिक्स डिपॉजिट
आपको उस टाइम के बाद आप तोड़ सकते हैं, और वो आपका उस उतने परसेंट जितना उसने उस समय जो लॉ में प्रोटोकॉल में रहता है उस समय जो जनरल कंडीशंस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको इंटरेस्ट भी देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में एक डिपॉजिट होता है विच आर पेबल ऑन डिमांड, जो कि डिमांड पे आपको किया जाता है, दैट व्हाट बी कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, पीपल क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं मनी को जब उन्हें जब उन्हें ज़रूरत होगी, और जो उनका अकाउंट होल्डर रहेगा ऑन पे स्पेसिफिक अमाउंट बाय चेक, और वो चेक के इंस्टेड वो आपको क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैश वो आपको डीडी दे देंगे। और डीडी को क्या माना जाता है, मनी का ही एक फॉर्म माना जाता है, कंसीडर किया जाता है एज अ मनी। तो डीडी क्या है, अल्टीमेटली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब आप उनसे जब आप कैश डिमांड कर रहे हो, आप पैसा निकालने की बात कर रहे हो, तो वो आपको एक पैसा के ही फॉर्म में वो आपको कंसीडर किया जाता है। लोन एक्टिविटीज़, अब हम देखते हैं भाई लोन एक्टिविटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईच एंड एवरी डे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक में अगर आज की डेट में अगर 10 लाख रुपए आए, या हम लोग बात कर लेते हैं 1 करोड़ इन अ डे एक बैंक में आता है, तो उस 1 करोड़ में क्या रहता है, जो बैंक रहता है उसको वो 1 करोड़ का 15% मेंटेन करना रहता है अपने पास। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी लेने देने की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं पार्टी की, उसको फुलफिल करने के लिए वो 15% तक का अमाउंट अपने पास रखता है। रेस्ट जितना भी डिपार्टमेंट होता है वो आरबीआई का जो भी हेडक्वार्टर आसपास होता है वहाँ पे वो पहुँचा देता है, और उनको पैसा पूरा अपने पास रखने का कोई भी परमिशन नहीं, कोई किसी भी टाइप की इस तरह की कोई परमिशन नहीं है, और वो लोग अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, और उनको पूरा जो पैसा होता है वह भेजना पड़ता है। अब बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सचेंज लोन। अब भाई पैसे तो जमा हो गए, अब लोगों ने अपना डिपॉजिट किया, तो दो तरह का एक्टिविटीज़ करता है बैंक। पहला क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट कराता है, तो डिपॉजिट करने पे वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो थोड़ा कम देता है। मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट देता है 5%, तो 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 5% वो इंटरेस्ट दे रहा है किस पे, डिपॉजिट करने पे। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ से वो क्या करता है, लोगों को लोन्स देता है। अब वो लोन देगा तो भाई यहाँ पे उसने 5% डिपॉजिट वाले को दिया, तो अब वो लोन वाले से मान लीजिए 8% वसूल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो जो 8% पे आपको लोन वसूल रहा है, वो 8% और 5% और 8% के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स 3% का जो डिफरेंस आ रहा है, वही बैंक का फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, और उसी पे बैंक चलता है, और उसी के लिए बैंक एक्चुअल में काम करता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, जो भी ज़रूरतमंद होता है उसको छोटे छोटे इंटरेस्ट पे लोन देता है, और देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ बैंक प्रोवाइड लोन फॉर द वेरियस मेथड। ठीक है भाई, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स भी आते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी आती हैं। इस तरह से बैंक क्या करता है, एक मीडिएटर की तरह एक मीडिएट रहता है किसके बीच में, दोज हु पे सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। मतलब वो लोग जो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, और वो लोग जिनकी ज़रूरत के समय में लोन के फॉर्म में वो दे रहे हैं, और जो बीच का प्रॉफिट होता है वो बैंक, जिसके लिए बैंक काम करता है। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था कि किस तरह से बैंक क्या करता है, एक तरफ से जमा कराता है दूसरे इंसान से, दूसरी तरफ से उससे वो दूसरे इंसानों को, दूसरे लोगों को लोन देता है। तो लोन देने और जमा करने वालों के बीच में जो इंटरेस्ट का जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, वही इंटरेस्ट बैंक उसी के लिए काम करता है, और वही फ़ायदा बैंक का होता है काम करने के लिए। क्रेडिट एक एग्रीमेंट है इन विच लेंडर सप्लाइड द बोरोवर विथ मनी। तो जो लेंडर रहता है वो सप्लायर को क्या करता है, सप्लायर से मनी बोरो करता है। ठीक है, किसके रिटर्न में, गुड्स और सर्विसेज के रिटर्न में, और प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो क्रेडिट क्या है कि भाई लेंडर और बोरोवर के बीच में कुछ लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट को वो क्या करता है, एग्रीमेंट के लिए वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, फ्यूचर में वो पे करेगा। ठीक है, उस प्रॉमिस के थ्रू। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हम शर्तें देखते हैं कि शर्तें क्या क्या हैं क्रेडिट की। तो शर्तों में अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट रहता है भाई, जेन्युइन सी बात है कि क्या है, ब्याज की दरें क्या है। उसके बाद रहते हैं कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहते हैं। कोलेटरल मतलब क्या होता है, क्या हम गिरवी रख सकते हैं। भाई बैंक आपको लोन देगा तो लोन देने के लिए वो बिना किसी प्रॉपर्टी या बिना किसी बॉन्ड के या बिना किसी लिक्विडिटी के वो आपको इस तरह से तो लोन फाइनेंस कर नहीं सकता है। उसको लोन फाइनेंस करने के लिए आपको कुछ कोलेटरल देना होता है। तो कोलेटरल मतलब जिसको हम गिरवी बोलते हैं, और या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो, और साथ में मोड्स ऑफ
पेमेंट, मोड्स ऑफ रीपेमेंट, सॉरी, ठीक है। टुगेदर कंप्राइजेज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये सभी चीज़ें मिलके क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कोलेटरल, कोलेटरल मैंने आपको बता दिया था कि कोलेटरल एक ऐसा माध्यम होता है, जैसे चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइव स्टॉक हो, डिपॉजिट विद बैंक हो, वो एक गारंटर के तौर पर, मतलब आप ये बैंक को क्या गारंटी देंगे कि आप पैसा वापस दे देंगे जो आपने लोन से लिया, तो उसके फॉर्म में वो क्या करता है, आपसे लोन ले आपको क्या करता है, वो आपको गारंटर के फॉर्म में वो चीज़ें आपसे रखता है, चाहे वो बिल्डिंग के पेपर हो, चाहे कोई भी व्हीकल का हो, सारी चीज़ें। तो इस तरह से वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार से, आपने जो जॉब करते हैं तो जॉब के मीडियम से भी वो आपको एक बेसिस मांगता है कि आपकी क्या बेसिस है कि आप उससे जो पैसे ले रहे हो वो वापस कर देंगे। तो कोलेटरल क्या होता है कि आपने गिरवी क्या रखा। तो कोलेटरल इज एन एसेट्स दैट द बोरोवर आउन्स, जो बोरोवर रहता है, जो लोन लेने वाला होता है, वो क्या करता है, आउन करता है, जिसमें ये चीज़ें रहती हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट बैंक विद बैंक रहते हैं, वगैरह वगैरह, और उसकी गारंटी होती है कि आप उसको पे कर देंगे। वैराइटीज़ ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, तो हम उसमें देखते हैं क्या क्या वैराइटीज़ रहती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में। अब फॉर्मल में क्या होता है भाई, फॉर्मल में जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो सारी की सारी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बारे में पिछले वाले चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस किया था कि भाई फॉर्मल और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा ही यहाँ पे फॉर्मल और अनफॉर्मल। अब भाई जो लोग लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में भाई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट ही पूरा हैंडल करता है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है। और अनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, मनी लेंडर्स रहते हैं, ट्रेडर्स, बड़े बड़े लोग रहते हैं, या लोग अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा अननेसेसरी पैसा ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने प्रीवियस जो कई सालों में देखा है, लोगों ने फॉर्मल सेक्टर की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोन लिया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ ये हो जाती है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों ने लोन क्यों लिया, जबकि वहाँ पे कोई शर्तें नहीं होती, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, फिर भी क्यों लिया। तो भाई सबसे जान लेने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट ये होती हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, और आजकल के टाइम में बहुत ही टफ है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना। दैट इज़ वाई जो लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी मनी लेंडर होता है वो उनको बाद में एक्सप्लॉइट करता है एंड ऑल। अब हम देखते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो रहती है, सुपरवाइज करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में यही आता है कि आरबीआई क्या है, कब बना है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाया गया था। 1935 में बनने के साथ में ये क्या करता है, पूरी फॉर्मल सेक्टर में ये बैंक की क्या करता है, एक्टिविटीज़ को पूरा वॉच करता है, मतलब कि जो बैंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये करता है कि ये फंक्शनिंग देखता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की, एंड सीज दैट बैंक शुड क्रेडिट टू द बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एज वेल एज टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड बोरोवर्स ऑल्सो। और ये भी देखता है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये अंबानी, अडानी, इस तरह के लोगों को ही सिर्फ लोन देते हों, जो गवर्नमेंट बैंक रहते हैं वो स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल कल्टिवेटर्स को भी लोन दे रहे हैं कि नहीं। ये सारी एक्टिविटीज़ देखने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। टाइमली बैंक्स हैव टू सबमिट ऑल द इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच लोन प्रोवाइडेड टू हिम, ठीक है। और बैंक को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम भाई सारी रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है कि आप लोन दे रहे हो तो लोन देने का आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, और इंटरेस्ट रेट देने के साथ में आप किस किस को लोन दे रहे हैं और किस किस को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो किस किस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट बना के देनी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं जो रेट्स रहती हैं वो उसमें क्या रहती हैं, बहुत ही लोअर रहती हैं, जबकि क्योंकि ये फॉर्मल सोर्स है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज। और फॉर्मल सोर्सेज क्या करता है, लोन फैसिलिटीज़ बहुत ही चीप और अफोर्डेबल रेट्स में देता है। अब हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़। लाइकवाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे आरबीआई नहीं है, आरबीआई नहीं है सुपरवाइज करने के लिए। दैट इज़ वाई लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट पे उन्हें पैसा वो लेते हैं लोगों से। और अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक कंपेरेटिवली, दे यूज़ अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक कंपेरेटिवली, दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं भाई, जिससे भी लोन लिया जाता है वो लोन लेने के साथ में क्या करते हैं, उनको बहुत ही हायर रेट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब देखते हैं भाई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट दैट गेट्स व्हाट। रूरल एरिया, in the rural area depends on informal sources of their needs. Informal lenders charge a very high rate of interest by the borrower, so it is necessary that the bank increase their lending
पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया विथ लेस टर्म कंडीशंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है भाई, हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर्स को क्या चाहिए, जो भी रूरल एरियाज़ की हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी वहाँ के लैंडर से या मनी लैंडर से वो क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, वो उनको हाई रेट चार्ज करते हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि वो क्या करे, कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में अपना जो लोन देने की एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करे, और गवर्नमेंट अपना बेस्ट कर भी रही है। अर्बन एरियाज़ आर रिचर हाउस होल्ड डिपेंड ऑन फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में भी क्या रहता है, वो पूरे फॉर्मल क्रेडिट पे डिपेंड रहते हैं और काफ़ी अमीर लोग भी रहते हैं। दे आर अवेलिंग चीफ क्रेडिट एंड प्रोग्रेसिंग। ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रेस कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिटेड फ्रॉम द चीपर लोन। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को हम टाइम टू टाइम लोन्स देते रहें। लोन्स देने से उनका डेवलपमेंट होगा, और अल्टीमेटली अगर फार्म हाउस को भी हम टाइम पे लोन देते रहे तो टाइम पे लोन देने से क्या होगा कि वो जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे। वो ग्रोथ करेंगे तो आपकी देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी, क्योंकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देंगे। जीडीपी ग्रोथ करेगी तो कहीं ना कहीं आपके देश का डेवलपमेंट होगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग देखते हैं सेल्फ एज द नेम सजेस्टेड, सेल्फ मतलब खुद, हेल्प मतलब खुद मदद, ग्रुप मतलब समूह, मतलब स्वयं सहायता समूह। भाई इसमें हम देखते हैं कि 15 से 20 लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी पर्टिकुलरली डे टू डे की जो सेविंग्स होती हैं उनकी, वो डे टू डे सेविंग्स को वो क्या करते हैं, अपने पास रखते जाते हैं। रखने के बाद में वो क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ग्रुप में वो अपनी सेविंग्स को डालते जाते हैं, और जिसको भी अगर मान लीजिए ज़रूरत होती है तो वो उसको वो दे देते हैं। भाई धीरे धीरे करके इन्हीं के ये पैसे क्या बन जाते हैं, एक तरह का कोलेटरल बन जाता है। कोलेटरल ये लोग फिर बैंक्स के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करके उसको कोलेटरल करके वो अपने डेवलपमेंट की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको रन भी कर सकते हैं। और इस तरह से वो क्या रहता है, उनको एक सिक्योरिटी और एक अच्छी लाइफ को डेवलप करने में भी हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ। अब इसमें हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो वर्क करती हैं हमारे यहाँ की वुमेंस बात करती हैं। और आजकल का जैसा टाइम है, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो जो फेमिनिस्ट वुमेन जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन अर्बन एरियाज़ और एज वेल एज इन रूरल एरियाज। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे जो पेमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं चलते हैं। और पेमेंट्स के साथ साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा देश विकास करता है। और हमारे यहाँ पे 1970s में 1975 को हमारे यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स या रीजनल या फिर हम जिसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक्स हमारे यहाँ पे खोले गए थे, और सिक्किम और गोवा छोड़ के सारी स्टेट्स में खोले गए थे। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें हमने डिस्कस किया था मनी, उसके फंक्शंस, उसकी फॉर्म्स के बारे में, डिमांड ड्राफ्ट, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, लोन एक्टिविटीज़ बैंक कैसे करता है, क्रेडिट और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, कोलेटरल वगैरह क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, और ग्रामीण बैंक्स कब बने थे। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंड्स आज पूरा ये चैप्टर पढ़ा, मनी एंड क्रेडिट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।